गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव में आपका स्वागत है और हम अपने जैव प्रौद्योगिकी श्रृंखला के तीसरे पार्ट की ओर है। अब हम आज शुरुआत करेंगे तीसरा हिस्सा इसका। और जैव प्रौद्योगिकी में जिन लोगों ने हमारे पहले दोनों हिस्से नहीं देखे, पहले प्लीज उनको जरूर देखिएगा, उसके बाद इसको कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि हर एक घटना एक दूसरे से भली ना पूर्ण रूप से जुड़ी हो, लेकिन एक सीक्वेंस में चीजें समझ में आएगी। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं वे सभी लोग जो बिल्कुल शुरुआत से जुड़े हैं, मीठालाल, दीपक, अभिषेक, रवि, विनोद, कुमार, रिंकू, अभिमन्यु, लता, विक्रम, लव कुमार, अंकित, आशीष, धर्मेंद्र, कुमारी नेहा, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। हमने जो कल हमारा क्लास खत्म किया था वो शायद डीएनए फिंगरप्रिंट था। थोड़ा सा कठिन था डीएनए फिंगरप्रिंट, मुझे लग रहा था कि आप लोगों को तकलीफ हुई होगी, पर उसको रिवाइज करिएगा एक दो बार जरूर, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। खास करके उसका आधार क्या है वो ऑब्जेक्टिव सवालों के रूप में पूछा जा सकता है। तो आइए शुरुआत कर रहे हैं आज के क्लासेस की, लेकिन संक्षिप्त में पहले उन विद्यार्थियों की मदद कर देते हैं जिन्हें अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने में कोई भी कठिनाई आ रही हो। जिन लोगों को अनअकैडमी डेमो क्लासेस चाहिए वो स्पेशल क्लास के रूप में देख सकते हैं। हमारी भी स्पेशल क्लासेस जल्दी आप देख सकेंगे। इसमें इस समय 80 से ज्यादा एजुकेटर्स अनअकैडमी प्लस पर पढ़ा रहे हैं। 80 से ज्यादा एजुकेटर्स अनअकैडमी प्लस पर हैं। तो एक बहुत बड़ी टीम है, एक बहुत बड़ी टीम है जो इस समय अनअकैडमी प्लस पर पढ़ा रही है। हमारा इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का नया कोर्स स्टार्ट हो चुका है। इकोलॉजी एनवायरनमेंट का हमारा कोर्स स्टार्ट हो चुका है और इस कोर्स से नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 से 18 होते हैं, इसलिए इसे जरूर करिएगा। और अगले महीने से 5 अक्टूबर या 6 अक्टूबर से हम सीसेट लाने वाले हैं, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ कवर कराएंगे। तो अगले महीने से सीसेट होगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करिएगा। एटलीस्ट 1.5 महीने का टाइम सीसेट को लगेगा, तो आप लगभग 2.5 महीने या 3 महीने वाला जो भी कोर्स होता है, या मैं सजेशन दूंगा कि अगर आप पूरा करेंगे तो 12 महीने वाला कोर्स प्रेफर करिए। और अभी फीस कम है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप 1 ईयर सब्सक्रिप्शन लेते हैं, और 1 ईयर इसलिए क्योंकि 1 मंथ 3 मंथ में यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं हो सकती है, इसलिए ऑब्वियसली एक लंबी तैयारी की जरूरत है। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 35,000 का है, लेकिन अगर आप एमके लाइव रिफर कोड यूज कर लेते हैं तो यह सब्सक्रिप्शन आपको केवल 31,500 रुपए में मिल जाएगा। यह सब्सक्रिप्शन केवल 31,500 रुपए में मिलेगा। 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन वैसे तो 56,000 का है, लेकिन फिर अगर आप रिफर कोड यूज कर लेते हैं तो यह सब्सक्रिप्शन आपको केवल 50,400 में मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन कैसे ले सकते हैं? तो आप अपने मोबाइल पर ऐप डाउनलोड करेंगे, यूपीएससी सिविल सर्विस को टारगेट करेंगे। टारगेट करने के बाद आप जो भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे और आप रिफर कोड यूज कर लेंगे। रिफर कोड यूज करने के बाद अप्लाई, और अप्लाई करने के बाद ये पेमेंट हो जाएगा 31,500 रुपीज का। आइए शुरुआत कर रहे हैं आज के क्लासेस की। एक बार आपके डाउट देख लेते हैं। सभी को गुड इवनिंग, सभी गुड इवनिंग। उत्कर्ष मिश्रा, रीजनिंग की क्लास अभी नहीं, रीजनिंग की क्लास अभी नहीं, हम रीजनिंग की क्लास बाद में देखेंगे, अभी बाद में। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी पर, और 47 लोग देख रहे हैं, 32 लाइक है। प्लीज लाइक बढ़ाते चलिएगा। बाकी आप लोग खुद ही अब अपने आप सारी चीजें कर रहे हैं। हमें बड़ी खुशी है कि आप लोगों का जिस तरीके का सहयोग लग रहा है लगातार, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। इसी कारण से आप देखेंगे कि हमने भी बदलाव कर दिए हैं। एनसीईआरटी को कंटिन्यू शुरू करवा दिया। अनअकैडमी जो राइस चैनल था वहां से वापिस हम आपके लिए वापिस आए हैं अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव पर। तो आप थोड़ा सा इस पर काम करते चलिए, लाइक शेयर जितने हो बढ़ाते चलिएगा। वो इसीलिए ताकि जैसा आप वर्क करते फिर हमें डेडिकेशन उतना ही आपके सामने रखना होता है, तो ज्यादा बेटर होगा कि आप और हम साथ साथ काम करते चले जाए। आइए शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं हम। आज हम कवर क्या क्या करेंगे? आज हम पढ़ेंगे सारोगेसी, आज हम पढ़ेंगे सारोगेसी, सब कुछ A to Z सारोगेसी के बारे में। फिर आज हम पढ़ेंगे क्लोनिंग, क्लोनिंग के बारे में भी आज हम देखेंगे क्लोनिंग क्या होता है। फिर आज हम कवर करेंगे बायोमेट्रिक्स, बायोमेट्रिक्स, बायोमेट्रिक्स।
और आज अगर समय मिला तो हम पढ़ेंगे सच उगलने वाले परीक्षण, सच उगलने वाले परीक्षण या झूठ पकड़ने वाले परीक्षण, झूठ पकड़ने वाले परीक्षण। तो आज का हमारा जो सिलेबस होगा वो इन 4 पॉइंट का होगा, लेकिन देखेंगे टाइम जैसा मिलेगा। पहले हम एक एक को कवर करते चलेंगे। बायोमेट्रिक्स भी आज हम कवर करेंगे और आज हम देखेंगे कि ये जो सच उगलने वाले टेस्ट होते हैं ये कैसे किए जाते हैं, किन बेसिस पर सच उगलने वाले टेस्ट कराए जाते हैं, कितने टाइप के हैं वो, तो हम उन्हें भी देखेंगे। लेकिन आइए शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले आज सारोगेसी से। सारोगेसी की अगर हम बात करें, सारोगेसी की अगर हम बात करें तो सारोगेसी के विषय में समझते हैं। सारोगेसी को हम कह सकते हैं किराए की कोख, किराए की कोख। किराए की कोख, सारोगेसी, किराए की कोख। आइए समझते चलते हैं, बात करते चलते हैं कि क्या होता है ये। लव कुमार, बायोटेक्नोलॉजी तो अभी खत्म होने दो, तुम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर इतना दबाव क्यों डालते हो? जो मास्टर पढ़ा रहा है पहले उसे सीखने की कोशिश करो ना। अब हमारी बात पर ध्यान देना प्लीज। सारोगेसी बिल्कुल जीरो से। सबसे पहली बात तो मैंने आप लोगों को कल बताई थी कि आज तक कोई ऐसा वैज्ञानिक नहीं हुआ जो एक ऐसी प्रयोगशाला बना सके जिसके अंदर जैसे कि किसी महिला के गर्भ में जितनी सुविधाएं मिलती हैं वैसी किसी प्रयोगशाला में मिले। यह बिल्कुल नामुमकिन सी घटना है। और आप लोगों ने कुछ मूवीज में ऐसा देखा होगा कि ऐसी कल्पना की जाती कि एक लेबोरेटरी होगी जहां पर हम जीवों को विकसित कर पाएंगे। आज तक इसमें सफलता नहीं मिली है। जिस दिन इसमें सफलता मिल जाएगी तो हो सकता है सारोगेसी नाम से एक कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। फिर वो लोग हो सकता है कोई लेबोरेटरी का यूज करेंगे अपने बच्चे के विकास के लिए। लेकिन जब तक ये सुविधा नहीं है तब तक यह सुविधा केवल और केवल एक महिला के कोख में, महिला के यूटेरस में, महिला के गर्भाशय में ही है। तो सबसे पहला सवाल है कि सारोगेसी क्यों? जैसे मैंने आपको बताया था कि टेस्ट ट्यूब बेबी तब अपनाई जाती है जब फेलोपियन नलिका समस्याग्रस्त हो या फिर किसी भी पुरुष में स्पर्म की संख्या, शुक्राणु की संख्या कम हो। वैसे सारोगेसी का मुख्य कारण है किसी भी महिला में गर्भाशय यूटेरस में खराबी का होना, किसी भी महिला में गर्भाशय यूटेरस का खराब होना, किसी भी प्रकार की जैविक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का होना जिसके कारण उनमें अंडाणु और शुक्राणु प्रॉपर हैं, उस महिला में फेलोपियन नलिका भी प्रॉपर काम कर रही है, इसलिए अंडाणु और शुक्राणु फेलोपियन नलिका में मिल रहे हैं, जाइगोट बन रहा है, युग्मनज भी बन रहा है, लेकिन उस यूटेरस में उस युग्मनज का विकास नहीं हो पा रहा है। परिणाम स्वरूप वह दंपति माता पिता नहीं बन पा रहे हैं। यदि दंपति माता पिता नहीं बन पा रहे हैं सामान्य प्रक्रिया से, तब सारोगेसी, किराए की कोख एक विकल्प उन्हें देती है माता पिता बनने का। तो कल वाला डायग्राम याद करिएगा, मैंने आपको बताया था कि फेलोपियन नलिका, अंडाशय और गर्भाशय 3 संरचनाएं समझाई थी। आज का जो कंसेप्ट है उसमें यदि गर्भाशय में कोई समस्या हो, गर्भाशय में यदि कोई प्रॉब्लम हो, तो हम ये मानते हैं कि वहां विकल्प के रूप में है किराए की कोख, वहां विकल्प के रूप में है सारोगेसी। हम कहेंगे कि सारोगेसी वहां पर एक ऑप्शन हो सकता है। आइए शुरुआत कर रहे हैं सारोगेसी में करना क्या होगा। तो मान लो कि एक दंपत्ति है, एक पति पत्नी है जिनमें अंडाणु और शुक्राणु की संख्या प्रॉपर है, लेकिन एक उस महिला के गर्भाशय में कोई समस्या है, उस महिला के गर्भाशय में कोई प्रॉब्लम है, उस महिला के गर्भाशय में कोई प्रॉब्लम है, और उस महिला के गर्भाशय में प्रॉब्लम होने के कारण हमने प्रयोगशाला में पुरुष के शुक्राणु और उस महिला के अंडाणु की मुलाकात एक परख नली में कराई और अंडाणु शुक्राणु की मुलाकात के बाद परख नली में बना जाइगोट, युग्मनज,
उस युग्मनज में विभाजन को प्रेरित करने के लिए हमने विद्युतीय झटका दिया, इलेक्ट्रिक शॉक दिया। उसके बाद वहां 16 से 32 कोशिका की अवस्था बनी। इसी अवस्था में इसलिए डाला जाता है क्योंकि इस अवस्था में सफलता की संभावना सबसे ज्यादा पाई गई है। 16 से 32 कोशिका के युग्मनज की अवस्था में इस घटनाओं के सफलता का दर सबसे ज्यादा है। 16 से 32 कोशिका की अवस्था में किसी तीसरी महिला के गर्भ में इस युग्मनज को डाला जाएगा और वह तीसरी महिला उस बच्चे के 9 महीने के विकास का कार्य करेगी। वह तीसरी महिला एक तरीके की प्रयोगशाला है जहां पर उस बच्चे का पूर्ण निर्माण होगा। बायोलॉजिकली ये बच्चा इनका है, लेकिन सामाजिक रूप से बच्चा तो उनका जो उसको जन्म देता है, लेकिन हम बायोलॉजिकल मानते हैं, इसलिए वह महिला केवल और केवल उस बच्चे को जन्म देने में मदद कर रही है। इसलिए उस महिला का नाम है सारोगेट मदर। उस महिला को हम नाम देंगे सारोगेट मदर, सारोगेट माता, सारोगेट मदर, और यह पूरी घटना कहलाएगी सारोगेसी। यदि किसी दंपत्ति में महिला में गर्भाशय में कोई समस्या हो तो उस दंपत्ति के अंडाणु और शुक्राणु की मुलाकात परख नली में करने के पश्चात इस युग्मनज को, जाइगोट को किसी अन्य महिला के गर्भ में डाल दिया जाता है, प्रत्यारोपित किया जाता है। अब ऐसी परिस्थिति में वह महिला सारोगेट मदर कहलाती है, जबकि यह पूरी घटना सारोगेसी कहलाती है। याद रखना, कल वाली जो घटना से कंफ्यूज मत होना। कल में जो टेस्ट ट्यूब बेबी था उसमें दंपत्ति के परकनली में अंडाणु शुक्राणु मिलाने के बाद उसी दंपत्ति के गर्भाशय में अगर डाला जाए तो वो टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाएगा, और किसी और महिला के गर्भाशय में डाला जाए तो वो कहलाएगा सारोगेसी कहलाएगा। तो आइए समझते हैं कि सारोगेसी में अब क्या समस्याएं हैं, क्या आगे बातें हुई। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के एक बार डाउट देख लेते हैं। अभिषेक, हम इसमें लगभग जनरल साइंस, टेक, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, सीसेट के बाद जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशल इशू को कवर कराएंगे, लेकिन कितने एजुकेटर हिंदी मीडियम के ये तो आपको देखना पड़ेगा। शायद राम जी हम एनसीईआरटी की क्लास लेंगे, साप्ताहिक क्विज शाम वाला जरूर लेंगे। धन्यवाद। अब क्या सारोगेसी नैतिक रूप से सही है, लीगल माना जाता है? आइए देख लेते हैं, सारी बातें के जवाब दे देते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये लीगल है या इलीगल है, सबसे पहली बात समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समस्या बताता हूं कि सारोगेसी में क्या क्या समस्याएं आने लगी। तो सारोगेसी के कारण उत्पन्न समस्याएं, सारोगेसी के कारण क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई, आइए समझिएगा। सबसे पहले तो सारोगेसी के कारण भारत जैसे विकासशील देश में एक अलग ही मार्केट का निर्माण हुआ, क्योंकि भारत में गरीबी है, क्योंकि भारत में पैसों की आवश्यकता होती है, और भारत में आज भी हेल्थ वाली जो बातें हैं वो सस्ती हैं विकसित देशों की तुलना में। तो गुजरात और महाराष्ट्र इसमें सबसे अग्रणी राज्य के रूप में उभरे। यहां आप समझना है, गुजरात और महाराष्ट्र इसमें अग्रणी राज्य के रूप में उभरे। तो सबसे पहले तो इसमें बिचौलिया वर्ग विकसित हुआ, जिसे हम सामान्य भाषा में दलाल कहते हैं। इसमें दलाल लोग विकसित हुए। दलाल लोग कैसे? क्योंकि जिस दंपत्ति को सारोगेसी करवानी है, जिन दंपत्ति को सारोगेट मदर चाहिए, वो उनके संपर्क में नहीं थी, तो यह संपर्क में लाने के लिए एक मध्य का व्यक्ति आया और उन्होंने उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट करवाया। परिणाम यह हुआ कि धीमे धीमे, मान लो कि सारोगेसी के लिए इस दंपत्ति ने उस व्यक्ति से कहा कि हम 5 लाख रुपए देंगे, और उस दलाल ने उस महिला से कहा कि आपको 1 लाख मिलेंगे। तो 4 लाख रुपए इस व्यक्ति ने खा लिए केवल समझौते के चक्कर में। तो जो एक्चुअल में काम कर रहा है, जिस महिला ने इतना कुछ समर्पण किया,
उस महिला को पैसा बहुत कम और बीच में दलालों ने ही पैसा ज्यादा खाना शुरू कर दिया। तो सबसे पहला तो इसमें जो मुख्य लाभ जिनको मिलना चाहिए था उनको मिला नहीं। दूसरी समस्या यहां पर यह हुई कि याद रखो कि एक बच्चे का जन्म देना मतलब एक महिला का पुनर्जन्म होता है, और कोई भी महिला अपने जीवन में जितने बच्चों को जन्म देगी, शारीरिक रूप से वह उसकी कमजोरी उस समय महसूस ना हो, लेकिन उम्र के ज्यादा होने पर वृद्धावस्था में बहुत ज्यादा कमजोरी आएगी। तो आप जब पैसा ले रहे तब तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन एक समय के बाद जो शरीर में कमजोरी आएगी उसके लिए कोई समाधान नहीं था। तो दूसरा, जितने ज्यादा बच्चों को जन्म कोई महिला देगी, भले ही पैसों के लिए दे रही है, आवश्यकताओं के लिए दे रही है, लेकिन उसके कहीं ना कहीं तो मानव अधिकारों का हनन हो रहा है कि उसको वृद्धावस्था में एक सामान्य जीवन वो नहीं जी पाएगी। तीसरा, जब सरोगेसी करवाई जाती है तो उस दंपत्ति की शर्त होती है कि वो महिला उनके साथ रहेगी, क्योंकि वो अपने बच्चे का केयर करने के लिए उस महिला को बेहतर न्यूट्रिशन और सारी चीजें सुख सुविधाएं देना चाहते हैं। पर उस महिला का भी तो अपना परिवार है, उस महिला का भी तो अपने बच्चे हैं। इस परिणाम में महिला, माता और बच्चे के बीच में अंतर बढ़ने के कारण कई बार बच्चे या कई बार पारिवारिक सामाजिक समस्याओं ने जन्म लेना शुरू किया। उन बच्चों का केयर टेकिंग बेटर नहीं हो पाया क्योंकि यह महिला लगातार सरोगेसी मदर में लिप्त रही। तो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के जीवन भी प्रभावित हुए। चौथा, इस समस्या में बड़े मोड़ तब आए जब कुछ विदेशी लोग भारत में सरोगेसी के लिए आए। जैसे जापान की एक दंपत्ति भारत में सरोगेसी के लिए गुजरात आई। इस दंपत्ति ने सरोगेसी करवाई, लेकिन जब सरोगेसी करवाई और बच्चा 4 महीने का था, इस दंपत्ति में तलाक हो गया। फाइनली तलाक होने के बाद पुरुष और महिला दोनों भाग गए जापान। अब भारत का कानून इतना मजबूत तो है नहीं कि उनको जापान जाकर पकड़ कर लाएगा। अब ये जो गरीब महिला है जिसने सरोगेसी करवाई है, बच्चे के जन्म और उसके बाद का खर्च अगर उससे संभाला जाता तो वो सरोगेसी करती नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो महिला है इस पर एक आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा, और फिर ऐसी परिस्थिति में उस बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा, उस बच्चे को कौन संभालेगा, उस महिला का वो खर्च कौन उठाएगा, क्योंकि दलाल इसमें भाग जाते या बीच में से हट जाते हैं। एक समस्या और बड़ी जब आई, जब हम कह सकते हैं कि यूरोप में एक दंपत्ति, जर्मनी की एक दंपत्ति भारत में आई, महाराष्ट्र में सरोगेसी करने के लिए, और सरोगेसी करने के बाद वो अपने बच्चे का जन्म होने के बाद जर्मनी लेकर गए। जब जर्मनी में उन्होंने नागरिक प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया तो वहां की सरकार ने कहा कि वह हम नागरिक प्रमाण पत्र नहीं दे सकते, क्योंकि जर्मनी का जन्म होगा तब जाकर हम नागरिक प्रमाण पत्र देते हैं। फिर वे लोग भारत आए और भारत में नागरिक प्रमाण पत्र की मांग की, तो भारत सरकार ने कहा कि दादा दादी नाना नानी कोई भारतीय है, पर दूर दूर तक कोई भारतीय नहीं। तो यह बच्चा पृथ्वी पर आकर किस देश का नागरिक है, यह क्लियर नहीं हुआ। हम यह कह सकते हैं कि सरोगेसी के कारण कुछ ऐसी कानूनी पेचीदगियां सामने आई जिसका समाधान मिलना मुश्किल था। फिर कुछ लोगों ने फैशन समझ लिया। हमारे बॉलीवुड के अभिनेता अभिनेत्रियों को मानव मानव थोड़ी दिखता है, उन्हें लगता है कि कोई खिलौना है वो। तो हमारे अब बॉलीवुड के कई अभिनेता और अभिनेत्रियों ने अपनी तरीके से सरोगेसी करवाई और उनके पार्टियों में चर्चा होने लगी कि इनके 2 सरोगेट बच्चे हैं, इनके 3 सरोगेट बच्चे हैं। जैसे वो बच्चे ना हो, वो मानव ना हो, कोई खिलौने हो, और वो अपने आप का स्टेटस बनाने लग गए। सिंगल पेरेंट्स का कंसेप्ट बढ़ने लग गया कि एकल पेरेंट्स मतलब केवल माता या पिता, केवल एक। मानव एक ऐसा जीव है जिसको माता पिता दोनों की आवश्यकता है। ये पैसों के आधार पर कई प्रकार से सरोगेसी करने लगे, जिसमें सिंगल पेरेंट्स भी बढ़ने लग गए। सिंगल पेरेंट, एक बच्चे के विकास के लिए जितना माता की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं पिता भी जरूरी है। फिर इसमें समस्याएं तब आने लगी सिंगल पेरेंट्स के कंसेप्ट में। सिंगल पेरेंट्स के कंसेप्ट में कई बार अविवाहित से लेकर कई सारे लोग सरोगेसी में शामिल होने लगे। थर्ड जेंडरों ने भी सरोगेट मदर लाना शुरू कर दी। हॉस्पिटलों की मिली भगत से हॉस्पिटल वालों ने किसी के स्पर्म, किसी के ओम लाकर कहा कि ठीक है आपका बच्चा रहेगा। ये मतलब मानव ना रहकर बिल्कुल एक खिलौना बन गया कि जैसा चाहो वैसे एक बच्चे का निर्माण हो सके। फिर कुछ अभिनेता या अभिनेत्रियों ने अपने फिगर खराब ना हो इसलिए सरोगेसी लेना शुरू कर दी। समस्या कहीं और थी, कारण कहीं और थे और रीजन कहीं और चले गए।
साथ ही साथ इस सारोगेसी में समस्याएं और बढ़ती चली गई जब सारोगेसी शोषण का एक तरीका बन गई। कई गरीब महिलाओं पर दबाव डालने लगे उनके पति कि हम काम नहीं करेंगे, आप सारोगेसी करके पैसा कमा लीजिए। तो समस्याएं लगातार बढ़ती चली गई। फाइनली इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, समस्या आपने नोट कर ली, ये वो सारी समस्याएं जिसकी लिस्ट मैंने आपके सामने दी है, वो सारी समस्याएं, मध्यस्थ दलालों का विकसित होना, मुख्य महिला को लाभ न मिलना, दूसरा महिला का समाज या परिवार से दूर जाना, तीसरा कहीं ना कहीं सारोगेसी के कारण कानूनी समस्याएं उत्पन्न हुई, चौथा हम कह सकते हैं कि सिंगल पेरेंट्स की प्रवृत्तियां बढ़ी, अविवाहित माता पिता बनने की प्रवृत्तियां बढ़ गई, या फिर हम कह सकते हैं कि कई लोग पैसों के कारण, आर्थिक लाभ के कारण सारोगेसी करवाने लग गए। कई जगह पर हम कह सकते हैं कि अपने फिगर खराब ना हो, माता का बनना या माता के द्वारा बच्चे का निर्माण होना एक अलग चीज है, और उसके बाद एक अलग स्पर्श माता का बच्चे के साथ होता है। 9 महीने तक जिस बच्चे के साथ स्पर्श नहीं हुआ, उस बच्चे के साथ अचानक मातृत्व पैदा हो जाएगा, संभव नहीं होता है। इसलिए ये सारी समस्याएं कहीं ना कहीं गैर सामाजिक थी। ये सारी समस्याएं कहीं ना कहीं ऐसी थी जिसके कारण हम कह सकते हैं कि मानव कहीं और ही जा रहा था। फाइनली 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर प्रतिबंध लगाया और 2018 में कानून आया, लेकिन पास नहीं हो पाया। 2019 में लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल को पारित करवाया गया, सारोगेसी बिल को पारित करवाया गया। आइए अब समझ लेते हैं कि सारोगेसी बिल में क्या क्या खासियत है और क्या क्या इसमें बातें रखी गई हैं। तो सारोगेसी बिल जो 2019 में लोकसभा और राज्यसभा में है, सारोगेसी बिल सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात है इस बिल की है कि इसमें पूरी तरह से व्यावसायिक सारोगेसी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। व्यावसायिक सारोगेसी पर प्रतिबंध है, व्यावसायिक सारोगेसी पर प्रतिबंध है। मतलब यहां पर अब कोई भी सारोगेसी रुपए देकर, पैसा देकर नहीं कर सकता है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण, व्यावसायिक सारोगेसी कंप्लीटली रेस्ट्रिक्ट कर दी गई है, पूर्णतः प्रतिबंधित कर दी गई है। दूसरा, सारोगेसी जो अब कराई जाएगी केवल भारतीय नागरिक का मतलब कोई विदेशी नागरिक तो संभव ही नहीं, एनआरआई को भी अनुमति नहीं है, केवल भारतीय नागरिक को ही सारोगेसी की अनुमति है। केवल भारतीय नागरिक ही सारोगेसी करने के लिए एलिजिबल हैं। तीसरा, सारोगेसी का केवल एक ही कारण होगा कि जब आपको डॉक्टर डिक्लेयर कर दे कि सामान्य प्रकार से माता पिता बनना संभव ना हो, इसका मतलब गर्भाशय में कोई समस्या हो। चौथा, सारोगेसी की अनुमति तब होगी जब विवाह को 5 वर्ष हो गए हो और उन्हें कोई बच्चा ना हो। मैं रिपीट कर दूं, कोई बच्चा ना हो, इसका मतलब गोद लिया हुआ बच्चा भी ना हो। एडॉप्टेड चाइल्ड भी है तो सारोगेसी की अनुमति नहीं है। गोद लिया हुआ बच्चा ना हो, कोई बीमार, अगर आप कहेंगे कि कोई जेनेटिक प्रॉब्लम वाला बच्चा था तो भी सारोगेसी की अनुमति नहीं होगी। कोई बच्चा नहीं है, ऐसी दंपत्ति को सारोगेसी की अनुमति होगी। जनरली महिला की आयु 23 वर्ष से 50 वर्ष कही गई है, वैसे ही पुरुष की आयु को भी 25 वर्ष से 55 वर्ष कहा गया है। मतलब उसमें बहुत से क्राइटेरिया दिए बिल में कि पुरुष और महिला जो दंपत्ति होगी उनकी एज इनके बीच में बिलोंग करती हो तो वो सारोगेसी के लिए एलिजिबल है। अगर पुरुष की आयु बहुत ज्यादा है, महिला की आयु बहुत कम है तो भी सारोगेसी की अनुमति नहीं होगी।
फिर जो भी महिला सारोगेसी करेगी, जो भी महिला सारोगेसी करेगी, जो भी महिला सारोगेसी करेगी, वह दंपत्ति की नजदीकी रिश्तेदार होगी। दंपत्ति की नजदीकी रिश्तेदार, किसी भी तीसरा व्यक्ति इसमें शामिल नहीं होगा। वो दंपत्ति की नजदीकी रिश्तेदार होगी, वो दंपत्ति की नजदीकी रिश्तेदार होगी। अगर कोई बिना रिश्तेदारी वाला इसमें मिल गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो वो जो भी महिला होगी वह दंपत्ति की नजदीकी रिश्तेदार होगी। साथ ही साथ कोई भी महिला जो सारोगेसी करेगी वह विवाहित होनी चाहिए, उसका बच्चा होना चाहिए, मतलब उसका अपना कोई बच्चा हो तो ही, और साथ ही साथ वह मानसिक रूप से स्वस्थ होनी चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होनी चाहिए। तो जो महिला सारोगेसी करना चाहती है वो विवाहित होनी चाहिए, उसका अपना बच्चा होना चाहिए, और वह मानसिक रूप से फिट होनी चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होनी चाहिए। तब जाकर उसको सारोगेसी की अनुमति दी जाएगी, सारोगेसी की अनुमति दी जाएगी। नजदीकी रिश्तेदार और विवाहित, यहां उनका एज भी बताया गया कि वो इतने एज की होनी चाहिए। जनरली यहां एज रखी गई है कि 35 वर्ष तक उसकी आयु, मतलब जनरली कहा गया है कि 20 से लेकर 35 वर्ष की उनकी आयु होनी चाहिए, ज्यादा आयु की महिलाओं को नहीं लिया गया है। कोई भी महिला अपने जीवन काल में केवल एक बार सारोगेसी कर सकती है, केवल एक बार सारोगेसी। कैसी भी सारोगेसी, जो आप परोपकारी सारोगेसी कर रहे हैं या आप अपने नजदीकी रिश्तेदार की सारोगेसी कर रहे हैं, कैसी भी सारोगेसी हो, आप अपने जीवन में केवल एक बार ही सारोगेसी कर सकते हैं, केवल एक बार ही सारोगेसी कर सकते हैं। यह भी उसमें शर्त रखी गई है, केवल एक बार ही। फिर जो 8वां महत्वपूर्ण पॉइंट है, राज्य स्तर और केंद्र सरकार या केंद्र स्तर पर, राज्य और केंद्र स्तर पर सारोगेसी बोर्ड बनेंगे, सारोगेसी बोर्ड बनेंगे, जो ये देखेंगे कि सारोगेसी में कोई समस्या ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। 9th, जो भी महिला सारोगेसी करेगी, उसके जीवन बीमा, उसका स्वास्थ्य खर्च, लगभग 16 महीने का बॉन्ड बनेगा। जन्म के 7 महीने बाद भी उस महिला के साथ जो भी कुछ प्रॉब्लम अगर होती है तो उस दंपत्ति को उसका खर्चा उठाना होगा। तो उसका जीवन बीमा, उसकी स्वास्थ्य, लगभग 16 महीने तक उसका केयर टेकिंग करना होगा। और जो आखिरी इसमें महत्वपूर्ण बात रहेगी कि कोई भी जो भी अस्पताल इसमें सारोगेसी करेंगे, उन्हें राज्य और केंद्र स्तर सारोगेसी बोर्ड में रजिस्टर होना पड़ेगा, और न्यूनतम 25 वर्ष के लिए उन्हें रिकॉर्ड संभाल कर रखने पड़ेंगे। और आखिरी है कि यदि कोई उल्लंघन करता हुआ मिलता है तो 10 वर्ष का कारावास मिल सकता है, 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। यह थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया गया है, 10 वर्ष के सजा का प्रावधान है, 10 वर्ष के सजा का प्रावधान है। तो आप चीजों को अगर समझ पा रहे हो तो सारोगेसी जो बिल है वहां पर आप बहुत सारी चीजें देख सकते हैं कि व्यावसायिक सारोगेसी पूर्ण प्रतिबंधित है, केवल भारतीय नागरिक, एनआरआई और विदेशों को नागरिकों को अनुमति नहीं है, केवल भारतीय नागरिक को अनुमति है। डॉक्टर ये लिखित में दे दे, और इसमें भी डॉक्टर मतलब आपका जो भी सरकारी हॉस्पिटल होता है वहां से पूरा प्रमाण पत्र लाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। सामान्य प्रकार से माता पिता नहीं बन सकते, गर्भाशय में कोई समस्या है, विवाह को न्यूनतम 5 वर्ष हो गए हो, कोई बच्चा ना हो, मतलब ना गोद लिया ना किसी प्रकार का कोई भी बच्चा नहीं होगा।
जो भी महिला वह दंपति का नजदीकी रिश्तेदारी होगी, जो भी महिला सरोगेसी करेगी वह दंपति की नजदीकी रिश्तेदार होगी। 2019 का विधेयक है ये, इस कारण से इस साल या अगले साल जरूर सवाल बनेगा इस पर। कोई भी महिला जो सरोगेसी करेगी वो विवाहित होगी, उसका अपना बच्चा होगा, मानसिक रूप से स्वस्थ होगी। कोई भी महिला अपने जीवन काल में केवल एक बार सरोगेसी कर पाएगी। राज्य और केंद्र स्तर पर सरोगेसी बोर्ड बनेंगे। सरोगेसी जीवन बीमा स्वास्थ्य 16 महीने तक उसके स्वास्थ्य संबंधी खर्चों पर ध्यान दिया जाएगा। अस्पताल सरोगेसी बोर्ड में रजिस्टर्ड होंगे और न्यूनतम 25 वर्ष के लिए वो अपने सारे रिकॉर्ड को रखेंगे। ओवरऑल अगर हम आपसे बात करें तो सरोगेसी के विषय में कुल इतनी बातें बिल में लिखी गई हैं। निष्कर्ष क्या लिखेंगे हम लोग? निष्कर्ष हम लिख सकते हैं कि निश्चित ही भारत में सरोगेसी के कारण जिस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, यह बिल उन समस्याओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लेकिन इस बिल की कमी के रूप में यदि देखा जाए तो जिन महिलाओं ने सरोगेसी कर ली है पहले से ही और आज उनके पास कोई आश्रय नहीं रहा, क्योंकि अब उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया, वो कोई कार्य नहीं कर सकती हैं, उन महिलाओं के पुनरुत्थान के लिए इस बिल में कोई प्रावधान नहीं है। यदि कोई भारतीय नागरिक विदेशों से सरोगेसी करके लाता है तो उस पर क्या कार्रवाई होगी, इस बिल में स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं किया गया है। साथ ही साथ इस बिल में 10 वर्ष का जो कठोर कारावास है वो थोड़ा सा गलत है, क्योंकि यह कारावास कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि मानव अधिकारों के लिए ठीक नहीं माना जाएगा। हाँ, इस कारावास को थोड़ा सा छोटा किया जा सकता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो इसमें निष्कर्ष भी लिखा जा सकता है, इसमें सारी बातें समझाई जा सकती हैं। सरोगेसी क्या होती है, क्या इसकी समस्याएं थी, क्या इस नया बिल है इसमें, और निष्कर्ष हमने इसमें चर्चाएं की हैं। सरोगेसी में इतनी बातें जरूर याद रखिएगा, सरोगेसी में इतनी बातें आप जरूर याद रखिएगा। स्टेटस नहीं बनेगा बिल्कुल, और जो पुराने सरोगेसी के बच्चे हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब आगे से ऐसा नहीं होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम आगे देखेंगे इसमें किस प्रकार की बातचीत हो सकती है। बिल्कुल हम किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि कहीं ना कहीं सरोगेसी को जो जिस उद्देश्य से बना था एक अच्छी टेक्निक थी। पर मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि आप इसे नैतिकता के रूप में ही सही, लेकिन लिखिएगा जरूर, क्या भारत जैसे अत्यधिक जनसंख्या वाले देश में सरोगेसी, टेस्ट ट्यूब बेबी, 3 पेरेंट्स बेबी, क्या इस प्रकार के तकनीकों की आवश्यकता है? अपने कारण सहित विवरण दीजिए, व्याख्या कीजिए। कारण सहित व्याख्या करनी है, क्योंकि भारत अत्यधिक जनसंख्या है। आप मना मत करिएगा, आप ये कहिएगा कि इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि कुछ कदम उठाए जाए। सबसे पहले तो लोगों को यह मोटिवेट कराया जाए कि अपने कुल का दीप जो होता है, वास्तव में ये तो माता पिता के जो सिखाए गए लक्षण है उस पर निर्भर करेंगे। फिर वो गोद लिया हुआ बच्चा भी अगर है और उसे सही तालीम दी जाए, अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छा स्वास्थ्य रखा जाए, तो वो कुलदीप भी बेहतर कुलदीप साबित हो सकता है। और ऐसा इतिहास में बहुत से उदाहरण दे सकते हैं जहां कुलदीपों ने कोई बड़े परिणाम लाकर नहीं दिए हैं। साथ ही साथ भारत सरकार और सरकार की ओर से गोद लेने की प्रवृत्ति को मोटिवेट किया जाए। यहां पर थोड़ा कानून का सरलीकरण और लोगों को आगे आने का मौका दिया जाए। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि भारत की अत्यधिक जनसंख्या को देखते हुए इस तकनीक पर प्रतिबंध तो नहीं होना चाहिए, लेकिन यह अंतिम विकल्प रखा जाना चाहिए, न कि प्रारंभिक। तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं इसके विषय में सारी बातें। फादर बन सकता है क्या? यदि हां तो कैसे? एक एनिमल किसी दूसरे एनिमल का फादर बन सकता है क्या? तो कैसे रहे कि अच्छे से समझ आ रहा है। मैं समझा नहीं रोशन कि एक एनिमल दूसरे एनिमल का फादर बन सकता है। सबसे पहली बात तो फादर का मतलब क्या समझा नहीं मैं। क्या आप यह कहना चाह रहे हैं कि क्या एक एनिमल और दूसरे एनिमल में लैंगिक संबंध स्थापित हो सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। अगर लैंगिक संबंध हो भी जाए तो जरूरी नहीं कि अगली पीढ़ी बन पाएगी, ऐसा बहुत रेयरली होता है। जैसे रोशन का जो सवाल है कि गधा और घोड़ा
इनके बीच में अगर लैंगिक संबंध हो तो बनता है खच्चर म्यूल, तो बनता है खच्चर म्यूल, लेकिन वो नपुंसक होता है, वो नपुंसक होता है। और याद रखना खच्चर गधे का बेटा है, क्योंकि गधा इसमें मेल होता है, गधा इसमें मेल होता है, और घोड़ा इसमें फीमेल होती है, घोड़ा इसमें फीमेल होती है। अगर आपने उल्टा कर दिया कि आपने जो गधा है वो फीमेल लाई, मतलब मादा रही, और घोड़ा मेल रहा, घोड़ा मेल रहा, तो उससे बनती है हिन्नी, तो उससे बनती है हिन्नी। खच्चर और हिन्नी थोड़े से अलग अलग होते हैं, तो दो अलग अलग जानवरों के बीच में क्रॉसिंग हो सकता है, लेकिन जो बच्चा बनेगा वो नपुंसक होता है। बहुत रेयरली ऐसा होता है, केवल तभी जब दोनों जीवों के गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है, तब ऐसे होने की संभावना होती है। पर बाकी नॉर्मली ऐसा नहीं होता, नॉर्मली ऐसा नहीं होगा, नॉर्मली ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल सबसे पहले लोगों को जागरूक कराया जाए, लोगों को समझाया जाए, तो सबसे ज्यादा बेस्ट होगा। राहुल का सवाल है कि ऑपरेशन से अंडाणु का निर्माण रोका जा सकता है क्या? ऑपरेशन से अंडाणु का निर्माण रोकने की जरूरत नहीं होती है। अंडाणु का निर्माण, राहुल पंजाबी का जो सवाल है, ऑपरेशन से अंडाणु रोका नहीं जाता है। एक्चुअली ऑपरेशन में जो फेलोपियन नलिका है, उस फेलोपियन नलिका को बांध दिया जाता है, उस फेलोपियन नलिका को बांध देते हैं, और इसके कारण अंडाणु और शुक्राणु की मुलाकात नहीं हो पाएगी और अगली पीढ़ी नहीं बन पाती, जिसे गर्भ निरोधक ऑपरेशन के रूप में हम कहते हैं, जिसे टुबेक्टोमी भी कहा जाता है, टुबेक्टोमी भी कहा जाता है। तो घटना बहुत अलग है, वो घटना बहुत ही अलग है। डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक क्या है? हम आएंगे रजत, कल डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक पर ही चर्चा हम करेंगे। बाकी क्लासेस भी चल रही है ऑनलाइन, विकास बाकी क्लासेस भी चल रहे हैं, पुनर्संयोजन तकनीक पर भी हम चर्चा करेंगे। भारत में जनसंख्या के लिए क्या यह कानून सही है या नहीं? बिल्कुल सही होना चाहिए। रीजनिंग जय श्री राम, ऐसा नहीं होता है। रीजनिंग हम कराएंगे आपकी, लेकिन अभी नहीं, अभी हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी पर। रीजनिंग अभी दिसंबर के आसपास होगा, दिसंबर के आसपास होगा। आइए अब हम शुरुआत कर रहे हैं आगे की बातों की, आइए अब हम शुरुआत कर रहे हैं आगे के कंडीशनों की। तो ये था सारोगेसी। अब आ रहे हैं हम क्लोनिंग पर। अब हम चर्चा कर रहे हैं क्लोनिंग पर। आज का दूसरा विषय है क्लोनिंग। क्लोनिंग, क्लोनिंग का मतलब होता है फोटोकॉपी। जैसे फोटोकॉपी मतलब जैसे हमारे जैसा ही कोई एक व्यक्ति और खड़ा कर दिया जाए तो हम इसे कहेंगे कि क्लोन बना दिया। तो क्लोन का मतलब होता है बिल्कुल हूबहू सेम जीव का निर्माण करना, हूबहू समान जीव का निर्माण करना। तो क्लोनिंग की अगर हम बात करें तो क्लोन का मतलब है बिल्कुल एक जैसे जीव की कॉपियां तैयार करना, इसे हम कहते हैं क्लोन, और इस प्रक्रिया को नाम देते हैं क्लोनिंग। तो जीव विज्ञान या बायोटेक्नोलॉजी की वह तकनीक जिससे हूबहू समान जीव का निर्माण होता है वह क्लोनिंग कहलाती है, तथा इसमें उत्पन्न होने वाला जीव क्लोन कहलाता है, क्लोन कहलाता है। आइए देखते हैं क्लोन के बारे में हम क्या क्या समझ सकते हैं, क्या क्या जान सकते हैं। सारी बातें जीरो से कर रहे हैं। आपको समझाने के लिए मैं मानव क्लोन की बात करूंगा, पर मानव क्लोन नैतिक रूप से स्वीकार नहीं है। मानव क्लोन की अनुमति पूरे विश्व में प्रतिबंधित है, क्योंकि पूरे विश्व ने माना है कि मानव पर कोई प्रयोग न किए जाए। लेकिन मैं मानव के लिए आइडिया ले लूंगा ताकि आपको समझ में थोड़ा जल्दी आ जाए। सबसे पहली बार क्लोनिंग लगभग 1952 या 1952 से लेकर आगे चलती रही, और पहली बार क्लोनिंग एक मेढक की हुई थी। पर वो इतनी चर्चा में नहीं आया, क्योंकि मेढक भी कोई काम का जीव है ऐसा लोग सोचते हैं, तो वो अखबारों में थोड़ा बहुत चर्चा में रहा, लेकिन उसने उतना नाम नहीं कमाया। लेकिन पहली बार क्लोनिंग जो 1997 में हुई इवॉन विल्मट के द्वारा स्कॉटलैंड की संस्था में जिसमें एक भेड़ डॉली की क्लोनिंग की गई। ये इसलिए चर्चा में रही क्योंकि वो पहला स्तनधारी है,
वो पहली स्तनधारी थी जिसकी क्लोनिंग की गई थी। मेमल्स, हमारे जैसे जीव एक विकसित जीव थे। इस कारण से डॉली की क्लोनिंग बड़ी चर्चा में रही, लेकिन डॉली की जो मृत्यु है वह अनुवांशिक बीमारी के कारण हुई, क्योंकि जिसका वह क्लोन थी, मतलब जो डॉली का क्लोन बनाया गया, वो डॉली का क्लोन मर गया। जल्दी नहीं, 7 वर्षों में मरा, लेकिन बीमारी के द्वारा मरा। वो बीमारी जो उसके ओरिजिनल व्यक्ति में भी थी, जो डॉली में भी थी, वही बीमारी के कारण वो क्लोन भी खत्म हुई। तो आइए देखते हैं क्लोनिंग होता क्या है। भारत ने पहली बार लगभग फरवरी 2009 में अपनी पहली क्लोन तैयार की थी, लेकिन वह ज्यादा समय जीवन यापन नहीं कर पाई। फिर इसी कारण से भारत ने फिर कुछ ही समय के अंदर जो पहली भैंस की क्लोनिंग बनाई थी, गरिमा क्लोनिंग, गरिमा पहली भैंस की क्लोनिंग थी, और यह भारत का सक्सेसफुल रहा था, क्योंकि दूसरा क्लोन है एक्चुअल में भारत का। पहला क्लोन 7 दिन के अंदर ही मर गया था, इसलिए दूसरा क्लोन गरिमा यह सफलतापूर्वक सक्सेस हुआ था। इसलिए गरिमा भारत का हम कहेंगे कि दूसरा भैंसीय क्लोन है, और भैंस का क्लोन बनाने वाला पहला देश बना था भारत, पहला देश बना था भारत। बिल्कुल, आइए शुरुआत कर रहे हैं हम। 95 से लेकर 97 तक प्रोग्राम चलते रहे थे क्लोनिंग के, बट अब ये ऐतिहासिक हो गया है, अब ये ऐतिहासिक हो गया है। हम अपनी बातों पर आ रहे हैं, अब अपनी बातों पर आ रहे हैं। इसमें क्लोनिंग होती कैसे है, क्लोन बनाते कैसे हैं, क्लोन बनाते कैसे हैं, फिर हम इसके टाइप पर भी आएंगे कि कितने टाइप की क्लोनिंग होती है। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को यह बता दूं कि बिल्कुल गरिमा जो थी उसका जो बच्चा है अब महिमा कहलाता है। ऐसे बहुत सारे नाम इसमें आ रहे हैं आजकल, बिल्कुल सही बातें हैं वो। अब हमारी बात पर ध्यान देना, क्लोनिंग होता कैसे। तो मैंने आपको पहले दिन बताया था कि हमारे सभी रंग रूप, ऊंचाई, सारे लक्षणों के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो हमारी कोशिका में बैठे हुए गुणसूत्र। जैसे कोई अगर कहे कि मैं ऐसा क्यों हूं, तो हम उससे कह सकते हैं कि तुम्हारे गुणसूत्र ऐसे हैं इसलिए तुम ऐसे हो। तो कोई भी कैरेक्टर, जैसे मैं, जैसे मेरी आवाज, जैसे कि मेरा बॉडी अपीयरेंस, या जैसे मेरा रंग, आंखों का कलर, मेरी ऊंचाई, इन सभी लक्षणों के लिए जिम्मेदार है मेरे शरीर में मिलने वाले गुणसूत्र। तो आइए कल्पना करते हैं कि मानवों की क्लोनिंग अगर अनुमति मिल जाती, तो भारतीय लोगों का कोई भरोसा नहीं है, वो किस सीमा तक जाएंगे मार्केटिंग में कह नहीं सकते। तो भारतीय अस्पताल वाले शायद मार्केटिंग करते, और कुछ मार्केटिंग का स्लोगन ऐसा होता कि यहां सस्ते दामों में अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय मिलती है। शायद भारतीय अस्पताल इस स्तर तक की भी मार्केटिंग कर लेते यदि मानव के क्लोनिंग की अनुमति होती तो। आइए देखते हैं। अब क्लोनिंग के लिए केवल मुझे एक महिला की जरूरत है, बाकी किसी की नहीं। क्लोनिंग के लिए मुझे केवल एक महिला चाहिए, बाकी कोई भी नहीं। एक महिला सफिशिएंट है क्लोनिंग के लिए। तो आइए जानते हैं कि क्लोनिंग कैसे होगी, किस तरीके से क्लोनिंग कराई जाती है। अब मान लो कि एक महिला मेरे पास आई, मैं डॉक्टर हूं, और एक महिला मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि उसे अपना बच्चा चाहिए बिल्कुल हूबहू ऋतिक रोशन साहब के जैसा। तो हमने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, यह अनुमति है, तो आप बस पैसे जमा कर दीजिए और बहुत जल्द ही आपके घर पर एक ऋतिक रोशन आने वाला है। आइए देखते क्लोनिंग कैसे होगी। अब ऋतिक रोशन साहब से मैंने कांटेक्ट किया और मैंने कहा कि हमें आपके शरीर की कुछ कोशिकाएं चाहिए, हम उसके एवज में आपको मोटा पैसा देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऋतिक रोशन साहब की डिमांड की थी। तो हो सकता है कि सभी लोगों से पैसा लेकर मेरे पास 5-10 करोड़ रुपए आ गए। हमने ऋतिक रोशन साहब से कहा कि 4-5 कोशिकाओं के आपको 2 करोड़ रुपए दे देंगे। अब मैंने ऋतिक रोशन साहब की कुछ कोशिकाएं ली। कौन सी कोशिकाएं? तो जनरली लाल अस्थि मज्जा की कोशिका, या किसी मादा की अगर हम कोशिका, किसी फीमेल की कोशिका अगर लेने वाले हैं तो उसकी मेमोरी ग्लैंड की कोशिका, किसी भी मादा के मेमोरी ग्लैंड की कोशिका, लाल अस्थि मज्जा की कोशिका, ये अच्छी कोशिकाएं मानी जाती है क्लोनिंग के लिए। तो ऋतिक रोशन साहब के शरीर से हमने एक कोशिका निकाल दी।
एक कोशिका, दो कोशिका निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। और इस कोशिका में एक केंद्रक है और उस केंद्रक में एक गुणसूत्र है। और ऋतिक रोशन इसलिए क्योंकि उनके पास वो गुणसूत्र है। इस महिला अब इस महिला को ऋतिक रोशन साहब चाहिए थे, तो इस महिला के शरीर से अंडाणु मैंने निकाला। ये अंडाणु का केंद्रक ऐसा केंद्रक है, ये अंडाणु का केंद्रक ऐसा केंद्रक है जिसमें हम कह सकते हैं कि जो गुणसूत्रों की संख्या है वो 23 ही है। तो इस महिला के शरीर से एक अंडाणु निकाला है हमने। जब इसको शुक्राणु मिलेगा तब युग्मनज बनेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से अगली पीढ़ी बनेगी। पर यह महिला चाहती है कि ऋतिक रोशन साहब चाहिए उन्हें। तो हमने क्या किया, उस महिला के अंडाणु से माइक्रो सिरिंज के द्वारा उस न्यूक्लियस को खींच लिया। और न्यूक्लियस को खींचने के बाद अब उसमें बिना न्यूक्लियस का एक अंडाणु आया। ऋतिक रोशन साहब की वो कोशिका से हमने माइक्रो सिरिंज के द्वारा उस केंद्रक को खींच लिया और केंद्रक को खींचकर इस अंडाणु में उस केंद्रक को डाल दिया। अब इसमें इलेक्ट्रिक शॉक दिया, विद्युतीय झटका दिया और विद्युतीय झटका देने के बाद इसमें विभाजन शुरू हुआ। और विभाजन अगर शुरू हो गया तो 16 से 32 कोशिका की अवस्था में मैंने उस महिला के गर्भ में से डाल दिया। अब 9 महीने के बाद जो बच्चे का विकास होगा वह रंग रूप में, ऊंचाई में, हर बातों में ऋतिक रोशन के समान होगा। पर मेरे लाल लालियों, ऐसा मत सोचना कि ऋतिक रोशन साहब 24 साल के तो सीधा 24 साल का बच्चा होगा, ऐसा नहीं होगा। बचपन में ऋतिक रोशन जैसे दिखते थे वैसे ही वो बच्चा दिखाई देगा। जन्म के समय ऋतिक रोशन जैसे दिखते थे वैसा दिखाई देगा। फिर जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होगा वो बिल्कुल ऋतिक रोशन के हमशक्ल का ही रोग निर्माण होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वही गुणसूत्र हैं जो ऋतिक रोशन के शरीर में है। फिर उसमें 1 से 2 कोशिका, 10 कोशिका, 16, 32, फिर माता के गर्भ में जाकर पूरे बच्चे का 9 महीने में विकास होगा। तो हम ये कहेंगे कि ये बच्चा बिल्कुल हूबहू ऋतिक रोशन साहब के जैसा होगा। ओवरऑल अगर एक सिंपल सी बात कहें तो क्लोनिंग में हमें जिसका क्लोन बनाना है, हमें उसके शरीर से बस एक कोशिका चाहिए, एक मादा चाहिए, जिसका अंडाणु का केंद्रक निकाल देंगे और जिस व्यक्ति का क्लोन बनाना है उसका केंद्रक डाल देंगे, उसमें विभाजन करेंगे तेजी से। विभाजन जैसे हुआ 16 से 32 कोशिका की अवस्था में किसी भी गर्भ में डाल देंगे। अब जो बच्चे का निर्माण होगा वह हूबहू हमशक्ल होगा जिसका हमने केंद्रक उसमें डाला है। जिसका केंद्रक डाला जाएगा वो उसी का हमशक्ल होता है। जिसका केंद्रक डाला जाएगा वो उसी का हमशक्ल होता है, उसी का हमशक्ल होता है। बिल्कुल, अगर मानव की क्लोनिंग की अनुमति होती तो बहुत स्थिति भयानक बन सकती है। बिल्कुल, वापस समझा रहे हैं, वापस समझा देते हैं हम इसे। बहुत ही सिंपल सी बात है। बिल्कुल, बुद्धि भी वैसी होगी, बुद्धि भी वैसी होगी। देखो, जो मानव होगा उसके लक्षण कैसे होंगे। अब जैसे मान लो महात्मा गांधी जी की राजघाट पर अभी भी हम कहेंगे कि समाधि है, तो उनकी कोई ना कोई हड्डी अभी भी बची होगी, थोड़ा बहुत कोशिका, 1-2 सेल मिल जाएगी। तो महात्मा गांधी बना सकते हैं, महात्मा गांधी बना सकते हैं, लेकिन उनके लक्षण कैसे होंगे यह निर्भर करेंगे वातावरण पर। अब मान लो कि इन गांधी जी को अगर आपने अफगानिस्तान के आतंकवादी कैंपों में या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के आतंकवादी कैंप में भेज दिए तो ये वो महात्मा गांधी होंगे जो AK-47 से ही बात करेंगे। या हमने ओसामा बिन लादेन का क्लोन तैयार करवाया और उन्हें तिब्बत की धर्मशाला में बिल्कुल शांति के लिए काम करने वाले धर्म गुरुओं के साथ रख दिया, तो ये वो ओसामा बिन लादेन होंगे जो शांति की बात करेंगे। हम कह नहीं सकते कि लक्षण वैसे ही होंगे। क्यों? क्योंकि ये निर्भर करते हैं प्रतिक्रिया पर, सीखने पर। हां, लेकिन उसका जो अपीयरेंस होगा, उसका जो शारीरिक संरचना होगी वो बिल्कुल वैसी होगी जिसका वो केंद्रक होगा।
जिस जीव का केंद्रक हम अंडाणु में डाल देंगे और विभाजन शुरू करेंगे, बिल्कुल उसके जैसा ही वो होगा, उसके जैसा ही वो होगा। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि लक्षण कैसे होंगे, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि उसकी शारीरिक संरचना, शारीरिक बनावट वैसी होगी जिसका वह केंद्रक लिया गया होगा। तो जिस भेड़ का क्लोन तैयार किया गया था, उस भेड़ के मेमरी ग्लैंड स्तन ग्रंथि से कोशिका ली गई और इस स्तन ग्रंथि से कोशिका लेने के बाद उसी भेड़ के अंडाणु में से केंद्रक निकालकर उसमें यह वाला केंद्रक डाल दिया गया, स्तन ग्रंथि का की कोशिका वाला केंद्रक डाल दिया, उसमें विभाजन करवाया और उस भेड़ के गर्भ में इसको डाल दिया गया। तो हम शक्ल बिल्कुल हूबहू सेम, मतलब आप उनमें कोई डिफरेंस नहीं कर पाएंगे, आप उनमें कोई डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। केंद्र जिसका डाला जाएगा उसके जैसा वो बन जाएगा। 2009-2012 में कुछ अफवाहें फैलाई थी कुछ लोगों ने कि हमने मानव क्लोन बना दिया है, वहां की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और अभी तक जेल में पड़े हुए हैं। इसलिए मानव क्लोन कोई डिक्लेयर भी नहीं करेगा और जो डिक्लेयर करेगा उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। तो अफवाहें बहुत सारी है, लेकिन मानव क्लोन अभी तक तैयार नहीं हुआ है, यह बात ध्यान दीजिएगा। सीसेट का क्लास 5 या 6 अक्टूबर से स्टार्ट होगा द विजन प्लस पर। बिल्कुल महिला के गुणसूत्र जरूर मिलेंगे ऋतिक रोशन में राजकुमार, लेकिन वो केवल माइट्रोकॉन्ड्रियल होंगे, बहुत ही नहीं के बराबर होते हैं वो, पर मेन जो गुणसूत्र है वो ऋतिक रोशन के होंगे। जो जीव बिल्कुल विलुप्त हो रहे हैं उनकी क्लोनिंग करनी चाहिए। देखो राखी, जो जीव विलुप्त हो गए हैं अगर हमें उनकी क्लोनिंग करनी है तो सबसे पहले हमें गर्भ चाहिए ना कोई, क्योंकि वो तो विलुप्त हो गया है, तो उसका गर्भ कहां से लाएंगे हम। इसके लिए जरूरी है कि पहले एक प्रयोगशाला बननी चाहिए, एक लेबोरेटरी बननी चाहिए जिसके अंदर गर्भ की सारी सुविधाएं होगी। जिस दिन वैज्ञानिक ऐसी लेबोरेटरी बना देंगे जिसके अंदर गर्भ की सारी सुविधाएं होगी, तो फिर हम डायनासोर भी ला सकते हैं, पूरे के पूरे जितने भी जीव विलुप्त हुए सबको खड़ा कर सकते हैं। यहां तक कि मिस्र में, जैसे कि अभी तो हमारे पास मानव गर्भ हैं, तो जो मिस्र में पिरामिड्स हैं उनमें जितने राजा महाराजा होंगे, अकबर या फिर हम कहेंगे कि अशोक या फिर हम कहेंगे महात्मा गांधी से लेकर जितने महान लोगों के बारे में इतिहास में पढ़ा है, हम सबको पुनर्निर्माण करके देख सकते हैं कि ये कैसे हैं। लेकिन उनका सही उपयोग और दुरुपयोग ये बहुत ही समस्या का कारण बन सकता है। मतलब अगर इसकी अनुमति हो जाती ना, तो शायद विश्व में आज बहुत सारे म्यूजियम होते जहां पर रखा होता इन लोगों को और इनको महीने से सैलरी दी जाती कि आपको म्यूजियम में खड़े रहना है, लोग आपको देखने आएंगे कि गांधी जी ऐसे दिखते हैं, फिर आप में से कुछ लाल लाली शायद फोटो भी खींचते कि हम गांधी जी के साथ थे, तो म्यूजियम बन जाते। पर अभी मानव पर बिल्कुल भी अनुमति नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि नैतिकताओं के आधार पर ही नहीं, अगर क्लोनिंग मानवों की हुई तो बहुत सारी समस्याएं आने वाले टाइम में बढ़ सकती हैं। कई मूवीज में ऐसा दिखाया गया है कि क्लोनिंग शुरू कर दी गई है मानवों की, बट अभी ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। इस विधि से एक एनिमल से दूसरा एनिमल रोशन नहीं बन सकता, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसके जो केंद्र के गुणसूत्र है उस कोशिका में वो जिंदा ही नहीं रहेंगे। कितनी बार क्लोन किया जा सकता है? क्या सभी मम्मी के भी? बिल्कुल सभी के क्लोन बन सकते हैं, और क्लोन तो कितनी बार भी किया जा सकता है। जैसे मेरा क्लोन तैयार हुआ, फिर जो भी अब जिंदा रहेगा फिर उसका क्लोन फिर तैयार। आप क्लोन तो कंटिन्यूअसली अनंत समय तक बना सकते हैं। चूहे में प्रजनन एक ही बार क्यों होता है, ऐसा तुम सोच रहे हो भगत? ऐसा नहीं होता है। वहां पर मौसमी चूहे है, वो मौसमी का मतलब वो साल भर में एक निश्चित मौसम में ही प्रजनन कर सकते हैं हार्मोन के कारण, लेकिन एक ही बार में नहीं, कई बार। कितनी बार भी क्लोन तैयार किए जा सकते, कितनी बार भी। बिना क्लोन के अर्थ पर सेम आदमी कैसे? हरिओम, उसके लिए केवल और केवल डीएनए की संरचना का समान होना होगा। आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि डीएनए की संरचना अगर समान होगी तो आपकी संरचना भी उसके जैसी दिखाई देगी। तो ऐसा माना जाता है कि थोड़ा बहुत डीएनए मुझ में और आप में थोड़ा बहुत सेम हो सकता है, पर क्लोन नहीं होगा, सेम होंगे। थोड़ा बहुत डीएनए का सेम हो जाना
हम कह सकते हैं कि क्लोन जैसा फील हो सकता है। शक्ल सेम होगी, बिल्कुल बचपन से लेकर बुढ़ापे तक वो वैसे ही दिखाई देंगे जैसे ओरिजिनल बचपन से लेकर बुढ़ापे तक दिखता था। डबल लाइक से ज्यादा बेटर है कि फिर किसी एक मित्र से और लाइक करवा दो तो डबल लाइक हो जाएगा। कितनी बार भी क्लोनिंग की कोई सीमा नहीं होती है। केंद्र के गुणसूत्र युग्मनज में या अंडाणु में? केंद्र के गुणसूत्र राहुल अंडाणु में डालेंगे क्योंकि युग्मनज की तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि युग्मनज तो तब बनेगा जब अंडाणु शुक्राणु मिलेंगे। यहां कोई शुक्राणु है ही नहीं, केवल अंडाणु है। अंडाणु का केंद्रक निकालकर उस व्यक्ति का केंद्रक डाल दो, बन गया क्लोन। सीसेट की स्टार्ट क्लास होगी पर अभी दिसंबर जनवरी के आसपास। रेड डाटा से हटा सकते हैं एनिमल को, बिल्कुल, लेकिन मैंने बताया जैसे उसके अकॉर्डिंग। अब हम देखेंगे इसमें क्लोनिंग के बारे में, फिर हम देखेंगे कि क्लोनिंग के टाइप कितने होते हैं, क्लोनिंग के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अभी क्लोनिंग को ही, क्लोनिंग के फायदे, नुकसान, क्लोनिंग पर निष्कर्ष, सवाल, और फिर हम आएंगे बायोमेट्रिक से लेकर आगे की बातचीत पर। तो मे भी कल या तो क्लास रखेंगे या फिर हम वीकली क्विज ले लेंगे। तो ज्यादा बेटर होगा कि आप क्लास को कंटिन्यू करते चलिएगा और प्लीज शेयर और लाइक जरूर करिएगा। हमें भी अच्छा लगता है आप लोग जितना शेयर लाइक करते हैं, और निश्चित ही मैं बताऊं कि आप लोगों का जो सपोर्ट लगातार मिल रहा है, इसी कारण से हम इतना डेडिकेट होकर लगातार चीजों को आगे बढ़ा पा रहे हैं। आप खुद देख रहे होंगे कि एनसीईआरटी जैसे जैसे हो रही है, हमें भी अच्छा लग रहा है कि एनसीईआरटी भी आप लोगों को जरूरी था, वो भी पूरा हो रहा है। तो जितना ज्यादा लाइक और शेयर होते हैं हमें भी खुशी होती है। तो जरूर इसको बढ़ाते चलिएगा, इसको जरूर इंक्रीज करते चलिएगा। और हम चाहते हैं कि एक समय जल्द से जल्द हो जब इस चैनल पर एक साथ में कभी 2 से 5,000 लोगों को पढ़ा सकूं, वो साइंस हो, वो कोई भी विषय हो, और निश्चित ही उसमें आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी होगा। तो प्लीज लाइक करते चलिएगा, शेयर जरूर करिएगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय, गुड नाइट।